उसमें AG1 डिपो कहें या ऑल AG1s को इंक्लूड करके कहें, उसमें किसी बंदे ने कोई SLP डाली थी तो उसको खारिज कर दिया गया है। जिस टॉपिक ये था कि कहते हैं जो आपके AG1 है उनको वर्कमैन की श्रेणी से बाहर रखा जाए, मैनेजमेंट इस फेवर में गई थी। तो ये इसके बारे में अपडेट चाहिए थी सर, ये कैसा SLP थी और इसकी हिस्ट्री क्या थी और इसमें क्या अपडेट्स हैं, आगे आगे क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगी और उस पर यूनियन की तरफ से क्या किया जाएगा, BKN की तरफ से क्या किया जाएगा। एक रिकग्नाइज यूनियन है सर जो सभी कर्मचारियों के लिए हित के काम करती है। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखो, आपका सवाल जो है नितेश भाई, सही मायनों में अगर देखा जाए तो डराने वाला तो हो जाता है जब हम इस मामले को पूरी तरह से नहीं जान रहे हो कि मामला क्या है, और जब हम मैनेजमेंट को जिस तरह से मैनेजमेंट आज की डेट में चल रही है उसके जो है तरीके पे अगर हम जाते हैं तो फिर ये डराने वाला ज़रूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत देखिए, जब जब ये सब सारी चीज़ें जो चाहे वर्कमैन होना नहीं होना या फिर जो आज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की हम बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं लीगल जो वो हैं हमारे पास, जो लॉज हैं, जो इस्टेब्लिश्ड लॉज हैं, उनसे जब जुड़ी हुई होती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर हमारे पास इस बात के लिए एक रास्ता ज़रूर होता है कि जो हो रहा है क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, या जो हो रहा है क्या हम उसमें अपने आप को जो है सुरक्षित कर पाएंगे। तो यहाँ जब इस चीज़ को पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम इस मामले को इंडिविजुअल पढ़ने जाएंगे तो हम देखेंगे, मैं बहुत ज़्यादा लंबा इस मामले को नहीं खींचूंगा कि इसमें मैटर में किसका मैटर था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अब आगे ब्रीफ हिस्ट्री जैसे मैं आप ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ इसकी। कि इसमें रांची हाई कोर्ट ने जब इसमें डिसीजन दिया है, ये 4 अगस्त 2023 को ये डिसीजन आया है, और ये LPA में डिसीजन है। LPA का डिसीजन मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा ऑर्डर होगा रांची हाई कोर्ट का जिसके अगेंस्ट में वो LPA पड़ी होगी। ठीक है, अब वो जब हम पीछे जाकर देखते हैं तो ये LPA 2019 में पड़ी। 2019 वो साल है जहां से FCI के अंतर जो है अंदर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हुए थे, और वो बदलाव ऐसे नहीं है कि बहुत नेचुरल है। उसमें उसमें कहीं एक एजेंडा है। उस एजेंडे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, वो एजेंडा पॉलिटिकल भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एजेंडे को मैं किनारे कर दूं। लेकिन जो भी चीजें हो रही हैं वो सब एक उसी एजेंडे से जुड़ी हुई है, एक के बाद एक की घटनाएं हैं सारी। तो 2019 से पहले तक मैं इस बात को मान सकता हूं कि ये नेचुरल रहा होगा, ये केस नेचुरल था 2019 से पहले तक, जब तक हाई कोर्ट इस विषय में जो है वो उस एम्प्लॉय के साथ था, सिंगल बेंच में जब ये मामला गया, ट्रिब्यूनल में उसके फेवर में था। लेकिन 2019 के बाद जो जिस तरह से कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें सारे फैक्ट्स को नहीं देखा गया है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ट्रिब्यूनल में एम्प्लॉय के फेवर में था। ट्रिब्यूनल में एम्प्लॉय के फेवर में है, क्योंकि वर्कमैन होना इतना आसान शब्द नहीं है, किसी को वर्कमैन होना या नहीं होना, उसके ऊपर एक पूरी एक एक्सरसाइज होती है। ट्रिब्यूनल का तो काम ही है कि उस एक जो एक रेफरेंस होता है कि जिस रेफरेंस के ऊपर केस चल रहा है, तो साल दर साल लग जाते हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जब इस्टेब्लिश हुआ है, ये 2000 जो है मेरे ख्याल से 2009 में इसको ये केस बना था, शुरू हुआ था 2000 मेरे ख्याल से 12 में जो है उसको डिसमिस किया गया, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में गया। तो ये जो है ट्रिब्यूनल में भी तुरंत ऐसा नहीं हो कि आज गए और कल उसके जो है फेवर में अगेंस्ट में कोई चीज निकल रही। ट्रिब्यूनल में जो आप देखो, अभी आपके पास ट्रिब्यूनल में कई केसेस हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, इंक्रीमेंट का है, बंचिंग का है। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए एक समय लेता है, कोई भी इस्टेब्लिश करने के लिए लॉ के माध्यम से कोई चीज इस्टेब्लिश की जा रही होगी तो वो समय लेगा। और ट्रिब्यूनल बहुत खूबसूरत जगह है, वहां पर तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसमें अचानक से कोई चीज इस्टेब्लिश कर दी जाए। बाकायदा वहां पर जो है सारे जो जिस चीज को हम जो है चैलेंज कर रहे होते हैं उससे संबंधित जो लोग होते हैं उनकी गवाहियां होती हैं, उनके क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं। तो वो जो वहां से रिजल्ट निकल के आता है, बड़ा जो है सम्मानित जो है रिजल्ट होता है। वो ट्रिब्यूनल में ये माना गया है, और एक इकलौता ट्रिब्यूनल नहीं है, वो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं जहां पर इस बात को आज भी माना जाता है। आज भी मुझे ये सबसे बहुत जो है हास्यास्पद जो है ये चीज लगती है कि FCI मैनेजमेंट, ये FCI की मैनेजमेंट है जो 2019 से पहले तक उसके दिमाग में हमेशा से ये रहा कि वो AG1, AG2, AG3, कैटेगरी 4 ये सारे वर्कमैन हैं। तो
तो 2019 के बाद इतनी ताकत लगा करके क्यों किया जा रहा है कि AG1 जो है वो वर्कमैन नहीं है? तो ये बड़ी एक जो है ना, ये हंसने मतलब ऐसी बात आती है, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई कारण जरूर होता है। तो वही मैंने एजेंडे से जब जोड़ा है उस चीज को, एजेंडे से जब चीजें जुड़ती हैं, जब आप पीछे जाकर के देखिए 2021 में आपके पास एक नई ट्रांसफर पॉलिसी आई। नई ट्रांसफर पॉलिसी में बहुत सारे ऐसे बदलाव कर दिए गए जो है एम्प्लॉयज के ऊपर एक तरह से पूरी तरह से शोषण करने वाले बदलाव थे। टाइमली रोटेशन का एक जो है कंसेप्ट लाया गया। एक वो उसके कंसेप्ट के लाने के पीछे एक ऐसी चीज जो है उसको दिखाई गई कि FCI में करप्शन का नाम दे करके उससे जोड़ा जा रहा था कि करप्शन को खत्म करना है तो हमें ये रोटेशन करना है। करप्शन को खत्म करने के लिए आप एक दो जगह का करप्शन अगर हो भी रहा है, जिसको मैं मानता हूं कि आपको उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, आप उस चीज को अटैक करने के बजाय आप पूरे इंडिया के उसके ऊपर एम्प्लॉयज के ऊपर अटैक करते हो। इसका मतलब कि आपका मेन मकसद करप्शन को खत्म करना है ही नहीं। आप यूपी में आप केस देखिए, आप दूसरे रीजन्स में आप केस देखिए, कितने करप्शन के केसेस आपको दिखेंगे? नहीं दिखते हैं। जब आपके ये FCI का डिपार्टमेंट एक जो है वो व्यवहार पे चलने वाला डिपार्टमेंट है, हम व्यवहार में काम करते हैं लोगों के साथ। अगर हम अपने प्रोफेशनलिज्म में चले जाएं तो पता चले कि यहाँ पर काम जो चल रहा था पीछे से, जो हम काम करते आ रहे हैं, वो काम 50% भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लेवल का है ही नहीं अभी तक। आप जाके देखिए रेल हेड्स हमारे जो हैं, आज भी बहुत तेरे रेल हेड्स ऐसे हैं जहां पर अपना धर्मकांटा रेलवे ने नहीं बना के दिया है। आप देखिए कि किस किस हाल में हमारे लोग जो है वहां रेल हेड्स पे जो है अनाज की जो है उतार करवा रहे हैं, उनकी लदान करवा रहे हैं, किस हालत में है? क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म सही तरीके से नहीं बने हैं। कितना अनाज वहां गिर जाता है, पानी भर जाता है, तो रेलवे आज तक क्लियर जो है RR नहीं दे रहा है। वजह समझिए किस किन हालातों में हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है। कोविड के समय से आप जोड़िए, कोविड जब लोग घरों में बैठे हुए थे, हमारा एम्प्लॉय आप जो है एक एम्प्लॉय को ही कहा गया कि जो है आप बाहर निकलिए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अगर आपको जो है आपकी जान जाती है तो आपको आपके परिवार को तुरंत नौकरी दे दी जाएगी। ये सबके सामने था। हम यहाँ तारीफ करना चाहेंगे अपने पुराने जो हमारे CMD साहब थे, DV प्रसाद जी, उनका एक इनिशिएट किया था उन्होंने। हमारे उस वक्त के जो खाद्य मंत्री थे, उन्होंने इनिशिएट किया था इस मामले को। और ये इंस्ट्रक्शंस आए 2020 में, ये इंस्ट्रक्शन आते हैं कि अगर कोई जो है व्यक्ति इस पे अगर जो है उसके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है इस काम को करते हुए FCI के, तो उसके परिवार को जो है सुरक्षा दी जाएगी। क्या हुआ उसके बाद? जैसे ही कोविड खत्म होता है वो इंस्ट्रक्शन वापस ले लिएगा और किसी भी मरने वाले को नौकरी तुरंत जारी नहीं की, क्योंकि उनको कहा गया अब आप लाइन में वैसे ही आइए जैसे नॉर्मल डेथ्स के केस में हम कॉम्पेशनेट ग्राउंड पे नौकरी देते हैं। ये क्या हो रहा है? यानी कि यहाँ पर जो है FCI के अंदर जो काम इस वक्त मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है ना, वो सारी चीजें किसी एक जगह से जुड़ी हुई हैं, एक एजेंडे से जुड़ी हुई हैं। हम अब अगर इसकी बात करें, जो AG1 की आपने बात की, AG1 डिपो की आप बात कर रहे हो, AG1 डिपो का इंडिविजुअल केस है। उस AG1 डिपो के इंडिविजुअल एक ऑर्डर के ऊपर एक इंडिविजुअल ऑर्डर होता है कि वो सुपरवाइज करने जाएगा। उस ऑर्डर को माध्यम बना करके हाई कोर्ट LPA में कहता है कि इनका जो है सुपरवाइजरी का काम था, इस वजह से इनको जो है वर्कमैन में नहीं शामिल किया जा सकता। आप मुझे बताओ ना कि AG1 डिपो को कहां पे आप सुपरवाइजरी काम कराते हो? आपका एक भी AG1 डिपो आज के FCI के अंदर, कौन ऐसा AG1 डिपो है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने अंदर काम करने वालों को जो है वर्क अलॉट करता हो? कोई ऐसा है? आप तो काम अलॉट जो एलोकेशन है वो डिफरेंट मैनेजर से आप स्टार्ट करते हो, वो भी मैनेजर के पास भी फुल पावर वो नहीं देते हो। लीव सैंक्शन करने का कोई अधिकार उसके पास नहीं है, किसी तरह का कोई जो है डिसीजन लेने का उसके पास कोई पावर नहीं है। तो वो कैसे जो है सुपरवाइजरी अथॉरिटी के अंदर आ जाता है? वो तो खुद एक क्लर्क है। आप उसकी जॉब प्रोफाइल में स्टार्ट ही करते हो, जॉब प्रोफाइल मैंने आपने तो नहीं बनाई है, इसी FCI मैनेजमेंट ने बनाई। जॉब प्रोफाइल आप पढ़ो, वो उसको पढ़ने से लगता है कि वो पता नहीं कितने सालों पहले बनाई गई होगी, उसके पन्ने तक आज तक रिवाइज नहीं किया FCI मैनेजमेंट ने। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सीनियर ग्रेड क्लर्क है ये। जब सीनियर ग्रेड क्लर्क वर्ड यूज हो गया तो वो कैसे सुपरवाइजर हो सकता है? यानी कि यहां पर एक इंसिडेंट जरूर हो सकता है कहीं पे उसने सुपरवाइज कर लिया हो, जैसा कि वो एरिया मैनेजर रांची ने जो है जहां पर इसका मामला हुआ है, तो उस मामले में जो है जाकर के वहां पर उसको एक काम अलॉट कर दिया। वो एक इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आप जब उसके पूरे काम के ऊपर ध्यान देते हैं तो वो पूरा काम तो उसका क्लरिकल ग्रेड का है।
वो तो खुद अपना काम कर रहा है, सारा काम उसके अंडर में कोई 5 आदमी नहीं काम कर रहे हैं कि वो काम अलॉट कर रहा है और उनके काम को वो देख रहा है वहां से बैठ के। इसका मतलब कहीं चूक हो गई उस पर्टिकुलर आदमी के लिए। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूंगा, क्योंकि एफसीआई मैनेजमेंट पीछे 2 साल से 3 साल से जिस पैटर्न पे काम कर रही है ना, वो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जब हम देखते हैं आज इस डिपार्टमेंट में, हम देखें पीछे हर 10 साल पर एफसीआई के विघटन की बातें आई हैं, एफसीआई को कम जो है एम्प्लॉयज खत्म करने की बात आई। मैकेंजी ने कहा कि यहाँ कोई एम्प्लॉय जो है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें काम कराना चाहिए। बहुत बार ऐसा हुआ, हर बार किसने इसको बचाया? यहाँ के एम्प्लॉयज ने अकेले। और जब आप लड़ने जाते हो तो आप लड़ने के लिए किसी एक एक, एक, एक कोई व्यक्ति जो है लड़ने के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, ना उसकी बात कोई सुनने वाला है, ठीक है, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। जब वो एक प्लेटफॉर्म से बात करता है, जब वो एक प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहेगा, तब उसकी बात को सुना जाता है। आप तो 2014 में आए, आपके सामने शांता कुमार कमेटी आई थी, आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान उस पर। शांता कुमार कमेटी के सामने कौन रिप्रेजेंट करने गया? यूनियंस गई ना, बीकेएन के संघ भी वहां थी, ऑफिसर एसोसिएशन भी वहां थी, दूसरी यूनियन भी वहां थी। किसने रिप्रेजेंट किया? त्यागी जी ने वहां रिप्रेजेंट किया, पूरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट किया। उसका नतीजा क्या हुआ कि शांता कुमार जी को ये लग गया कि नहीं यार, यहाँ पे तो जो है विघटन, उनको बहुत सारे जो है और भी फीडबैक मिले होंगे, लेकिन ये जो हमारे साइड से जो फीडबैक गया, तो उसका नतीजा भी तो था कि वहां पर दालों की खरीद शुरू हुई। तो यानी कि यहाँ पर जब सामने वाली जो, जैसे हम इस बात को मान के बैठे हुए हैं कि हमारा कभी भी शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पर, हमारी यूनियन सशक्त है, यानी हमारा यहाँ का यूनियन सशक्त होने का मतलब यहाँ का एम्प्लॉय अवेयर है, यही बात तो हुई। जब हम इस बात को मानते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है ना, जो इसको कमजोर करने की लगातार कोशिश करती रही है, तो वो भी तो अपनी तैयारी करेगी तैयारी। तो उस तैयारी का नतीजा आप जब आप देखिए, पीछे से जाकर के इसको जब आप चेक करते हैं, तो आपकी यूनियन के पार्ट क्या है, कहां से यूनियन को, जो लड़ाई करने वाली अथॉरिटी कौन है? किसी बात को, अगर कोई बात सही नहीं की जा रही है, कोई नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, तो कौन आगे खड़ा होता है? यूनियन खड़ी होती है। यूनियन कोई अपने आप में एक ऐसी शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर की तरफ से पूरा जो है दस्ता उतर आएगा। हमारे पास जो यूनियन का जो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस पर खड़े हुए लोग ही यूनियन चलाते हैं। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा यूनियन मजबूत होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा विरोध होगा। तो यानी यहाँ पर अगर किसी सामने वाले को कोई चीज यहाँ लागू करनी है इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? कमजोर करेगा उन लोगों को जो विरोध करते हैं, यूनियन को कमजोर करेगा। तो वहां से शुरू होती है कहानी। जब आप फिर देखिए यूनियन कमजोर कैसे की गई। सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट को लगा यहां पर कैटेगरी 2 है, वो यूनियन का पार्ट है, और वो क्योंकि दिमाग से, क्योंकि उसने 25 साल 20 साल काम किया हुआ है इस डिपार्टमेंट के अंदर, उसे सब कुछ पता है कि उसे कैसे जो है अपने साथ हो रहे शोषण को रोकना है। उसके पास शक्ति भी है सोचने की, उसके पास एक एक्सपीरियंस भी है। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने? एक कोशिश की कि एक जो है वर्कमैन का जो एक केस था दिल्ली हाईकोर्ट का वर्कमैन का केस सिर्फ वर्कमैन होने और नहीं होने पे था। एफसीआई मैनेजमेंट ने उससे 2 कदम आगे बढ़ गई और उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया इस बात से कि अगर वो वर्कमैन नहीं है तो वो ट्रेड यूनियन में नहीं रह सकता। ये एक ऐसी चीज थी ट्रेड यूनियन में ना रहने की जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपनी यूनियन बनाएंगे, हम अपना संघ बनाएंगे। आप किसी का संवैधानिक अधिकार कैसे छीन सकते हैं? तो जब एफसीआई मैनेजमेंट 2 कदम आगे गई, तो यूनियन उनसे 1 कदम और आगे गई और उसने जो है आकर के हाई कोर्ट में उसके चैलेंज कर दिया उस पैरा को, जिस पैरा में इन्होंने 3rd पैरा पे बात लिखी थी कि वो ट्रेड यूनियंस अपने आप को डिसोसिएट कर ले वरना उनके ऊपर एक्शन होगा। क्या हुआ उसका? कोर्ट ने भी तो इस बात को अभी तक माना हुआ है ना कि इन्होंने गलत किया है, इनको वो ठीक करना चाहिए। एफसीआई मैनेजमेंट को अब लग गया कि यार यहां तो हम चूक गए हैं, अब हमें और कमजोर कैसे करेंगे। दूसरा स्टेप, यूनियन का दूसरा पार्ट कौन है? कैटेगरी 4 है, कैटेगरी 2 है, 3 और 4 है। तो अभी क्या कर सकते हैं? ऐसे डायरेक्टली कैसे निकाला जाएगा? तो अभी वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई है, खाली पड़ी है वैकेंसीज, तो ऐसा करते हैं एक सीजीजी की एक रिकमेंडेशन तो लिखवाई ली, वो सब सारा चीज, क्योंकि हमने उसका विरोध किया हुआ था, हमें पता था कि सारी चीजें बनाई गई हैं, तो उसकी रिकमेंडेशन को आधार बना करके इन्होंने क्या किया? कैटेगरी 4 की सारी पोस्ट को एबॉलिश करने की बात कर दी। यूनियन ने वहां विरोध किया, उस विरोध के होने के बावजूद भी इन्होंने बोर्ड से उसको अप्रूवल दिला के मिनिस्ट्री को भेज दिया
और उसी का नतीजा था कि पंजाब और हरियाणा की जो एक वहां पर जो रिक्रूटमेंट चल रहा था उसको कैप्टन इवेंट्स में करके रोक दिया गया, क्योंकि उसको भी जारी नहीं करने के मूड में थे। वो सारी कैलकुलेट करके इकट्ठी करके उन्होंने भेजी थी हेडक्वार्टर्स ने मिनिस्ट्री को। उसका नतीजा क्या हुआ? हमने उसका विरोध किया और विरोध को डिप्टी सीएलसी के सामने उसको भी पहुंचा दिया। अब उस विरोध का क्या नतीजा रहा कि इनको मजबूर होकर के मिनिस्ट्री ने कहा कि आप जो है जो कैप्टन इवेंट्स में जो आपने करा हुआ है उसको आप रिलीज कर दो। यानी एक तो हमें जीत मिल गई कि अब हमारे पास कुछ कैटेगरी 4 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। साथ में वो लड़ाई हमारी जारी है कि हम उस एबॉलिशमेंट का विरोध आज भी कर रहे हैं, और उसका विरोध इस वजह से नहीं, हम जो अभी नहीं आया है एम्प्लॉइज जगह पर उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। हम पहले उनकी बात करेंगे जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, जो लोग बेचारे जिनकी एप्लीकेशन 10 साल से पड़ी हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है कैटेगरी 4 में रिक्रूट जो है कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी के लिए, जिनको ये कहकर के उनके परिवारों को सांत्वना दी गई है एफसीआई मैनेजमेंट के द्वारा सालों से दी जा रही है, वैकेंसी आते ही हम आपको नौकरी देंगे, 10-10 साल से पड़ी हुई है, उनका क्या किया आपने? ये भी एक मैटर था। उसको दिमाग में कुछ नहीं करना, उसको खाली क्या करना है, यूनियन कमजोर कहां से होगी। तो कैटेगरी 2 पे अटैक, कैटेगरी 4 पे अटैक, और उसके बाद जो बचा हुआ था कैटेगरी 3, अब उसमें कौन सबसे मजबूत दिख रहा था उनको AG1 दिख रहा था। उनको एक मौका मिला रांची केस का, उस रांची केस को अब ये बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर उनको इस जो है अपने कर्मचारियों को यहां से आश्वस्त करना चाहेंगे हम कि हम इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और अगर एफसीआई मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन हुआ इस चीज को लेकर, इंडिविजुअल केस है और इसको जनरलाइज करने की कोशिश की गई, इसको दूसरे कैडर्स के साथ मर्ज करने की कोशिश की गई, तो हम वो जवाब देंगे जो कि 10 साल तक फिर इस चीज को तरफ देखने की हिम्मत एफसीआई मैनेजमेंट की तो नहीं पड़ेगी। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आज फिर मैं आपसे ये कहूं, ये अटैक्स जो है कहीं ऐसा नहीं है कि ये अटैक सिर्फ एक डायरेक्टली किसी की सैलरी के ऊपर होता है या किसी को नौकरी निकालने से होता है। बहुत तरीके से अटैक्स होते हैं। आप समझो AG1 को इधर लाने का कोशिश है, आपका जो AG3 है उसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, प्रमोशन के एवेन्यूज के लगातार यूनियन बार बार मांग कर रही है कि आप उनको प्रमोट कीजिए, आप उनको। सबसे बड़ी चीज है, अभी हमने पीछे 1-1.5 महीने पहले एफसीआई मैनेजमेंट को ये ऑफर किया कि यार आप SIS में आप किसी को फाइनेंशियली अपग्रेड कर रहे हो, फाइनेंशियली उसको जो है उसको इंक्रीमेंट दे रहे हो, तो उसके स्टेटस में क्यों नहीं दे रहे हो आप टेम्परेरी ही सही, कम से कम उसके स्टेटस में तो आप उसको आगे बढ़ाओ ना, उसको मानसिक रूप से उसको आगे तो बढ़ाओ। लेकिन नहीं, उस पर कोई विचार नहीं है। विचार किन चीजों पे है कि AG1 को वर्कमैन नहीं जो है होने देना है, कैटेगरी 2 को ट्रेड यूनियन में नहीं आने देना है, कैटेगरी 4 की हम वैकेंसी को खत्म कर देंगे। ये सब एक सोची समझी रणनीति है, उस साजिश चल रही है, उस साजिश के तहत ये सारी चीजों को एफसीआई मैनेजमेंट कुछ एजेंडा है जिसको यहाँ लागू कराना चाहती है और जिसका विरोध करने वाले लोगों को खत्म करना है उसे। सर मेरी क्वेरी है इसी केस के रिगार्डिंग कि ये एक पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का केस था AG1 का, जिन्होंने पर्सनली उस केस को हैंडल किया। ये अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, आप तो इस केस से जो है अवेयर होंगे, तो क्यों हमारी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ने इसको पहले से क्यों नहीं जो है इस पे नज़र बना के रखी, या उस एम्प्लॉई से क्यों जो है मतलब कम्युनिकेट नहीं किया अगर तो क्या आउटकम रहा? क्योंकि अगर ये पहले से ही यूनियन इसको हैंडल कर रही होती तो शायद ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये डिसमिस हुआ है ये शायद ना हुआ होता। मैं इस पे देखिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या है कि इस केस को, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो एम्प्लॉय इंडिविजुअल लड़ रहा होता है और उसकी जानकारी यूनियन को वो नहीं देता है जी। पहला, ये केस भी वैसे ही उसी टाइप का था, ठीक है। हमारी यूनियन के माध्यम से हमने संपर्क करने की कोशिश भी की जब ये हमारे संज्ञान में आया कि ये जब LPA इसका जब डिसीजन हुआ अगस्त में, और हम जब हमारे संज्ञान में जब ये मैटर आया है तो हमने लगातार कोशिश की उस व्यक्ति से कि वो व्यक्ति अपनी जो सुप्रीम कोर्ट में उसको SLP डालनी है इसके लिए वहाँ यूनियन के साथ हो जाए, अकेला ना जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में इंडिविजुअल फायदा नहीं देती है। चूंकि जब ये मामला अगर, क्योंकि देखिए अभी भी मैं ये कह रहा हूँ खतरा सारे एम्प्लॉयज पे नहीं होना चाहिए, जो रूल्स हैं जो एस्टेब्लिश लॉ हैं उसके तहत
पहली चीज है एफसीआई मैनेजमेंट को खुद ये चीजें समझनी चाहिए कि इसको जो है जनरलाइज ना करें। लेकिन उस गंभीरता को हमने पहले ही समझा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एफसीआई मैनेजमेंट की जो मानसिकता है इस वक्त वो ठीक नहीं दिख रही है। कुछ ऐसी चीजें लगातार की जा रही हैं जो हमें डर पैदा करती है, ठीक है। और वो डर ऐसा है कि किसी को यूनियन से बाहर निकालना, किसी को वर्कमैन से बाहर निकालना, ये बहुत सिर्फ एक परिभाषा के तहत की चीजें नहीं थी। मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाऊं, यहां आपके सवाल का जवाब मैं फिर से आकर आपको दूंगा। कैटेगरी 2 को जब यूनियन से बाहर निकाला गया तो बहुत सारे कैटेगरी 3 हो सकता है किसी के मन में आया हो कि अच्छा हुआ है। मैं आज भी मैं शुरू से इस बात को मानता हूं कि हमारे पास जितना बड़ा जनसमूह होगा यूनियन उतनी ही मजबूत होगी। ये हमारी स्ट्रेंथ पे जो है डिपेंड करता है कि हमारी यूनियन कितनी मजबूत है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम कितने भी मजबूत हो जाएं, लेकिन स्ट्रेंथ जो फील्ड की है अगर वो मजबूत नहीं है आपकी, तो आप उसमें फिर मजबूती का कोई मतलब नहीं होता, आप कितना टेबल पे मजबूत है। यहाँ कैटेगरी 2 को जब यूनियन से बाहर करने की बात कही गई तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं, आप इस पर जरा ध्यान दीजिए। आपका रेगुलेशन 22 वो अटैक किसके ऊपर हुआ? कैटेगरी 2 पे हुआ कि नहीं हुआ? आज उनकी बात को सही तरीके से रखने में परेशानी आ रही है लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उस मामले को डिप्टी सीएलसी के सामने जो है जाकर के पूरी मजबूती के साथ रखते हुए, और ये मामले को तो हम देखिए, लखनऊ हाई कोर्ट ऑलरेडी हमारे साथ है इस वक्त, दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस है वो एलपीए हमारा पेंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद जो उसका संवैधानिक अधिकार है ना, उसको तो नहीं छीना जा सकता ना। उसकी आवाज कौन उठाएगा? कौन होगा जो उसकी बात को रखेगा मैनेजमेंट के सामने या सरकार के सामने? वो तो यूनियन ही होगी ना। Exactly. तो ये चीज तो हम उससे छीन नहीं सकते। लेकिन बात यहाँ है कि कैटेगरी 2 के साथ जो चीजें हुई हैं, कैटेगरी 2 के डिपो कैडर के जो मैनेजर डिपो है उनसे पूछिए कि उनको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बना दिया गया। सिर्फ एक आदेश जारी हो गया कि आज से आप जो है जितने भी मैनेजर डिपोज हैं फील्ड में, जहां पे कैजुअल, जहां पे लेबर लगाई जा जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जहां पे लगाई जा रही है, वो वहां पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पर जो है अपने आप को रजिस्टर करवा लें, सर्टिफिकेट ले लें, जो कंसर्न जो भी सीएलसी या एलसी है वहां से। आप समझिए क्या है, ये सब मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश है। जो पहले पैटर्न चल रहा था उसमें आपके साथ क्या बुराई आ रही थी, आज के टाइम पे आप हजारों एप्लीकेशंस जाएंगी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए, और वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बनने के बाद डायरेक्टली वो जिम्मेदार बन जाएगा उन लेबर्स के मामले में, वो डायरेक्टली जो है जिम्मेदार बन जाएगा। उसके अलावा 22 के लिए उसको जो है उसके साथ जो चीजें हुई लगातार, उसकी नौकरी तक खा गई ये मैनेजमेंट, बिना कुछ जो है जांचे परखे, कुछ नहीं चीजें देखी, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए जो ट्रांसफर पॉलिसी मैंने जो बताई, ट्रांसफर पॉलिसी में जो बदलाव की बात शुरू हुई, वो हाई कोर्ट दिल्ली के जो डिसीजन के बाद जो डायरेक्शन था उनका एफसीआई मैनेजमेंट को कि आप जाकर के यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के साथ बात करें, और उसके बाद फिर जो है जो बदलाव आप कर सकते हैं उसमें करें इनके साथ बातचीत करके। कैटेगरी 3 के लिए मॉडिफिकेशन जारी हो गया। कैटेगरी 2 के मामले में एफसीआई मैनेजमेंट ने ईडीज की कमेटी बना दी, आपको ध्यान होगा। उन ईडीज कमेटी को जो है यूनियन का जो सुझाव है वो भी पकड़ा दिया गया कि ये सुझाव है, इस पे जो है काम करना है। जैसे अब ये सब सुझाव जितना भी था वो सब 2022 तक हो गया, ये सब, क्योंकि 2022 तक कोई ऐसी दिक्कत मैनेजमेंट ने अभी तक उसके पास हाथ में कोई चीज आई नहीं थी। 2023 आते आते एफसीआई मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजर को बाहर पहले निकाला जनवरी में, और उसके बाद अब जब रिपोर्ट फाइनल करी तो उसमें कैटेगरी 2 के किसी भी जो राहत की डिमांड की गई थी यूनियन के साइड से, उनमें किसी पर भी अमल नहीं किया। उनके जो सुधार करने की हमने मांग की थी उसमें कोई भी अमल नहीं हुआ, और एज इट इज उसको वैसे ही रखा हुआ है। तो आप समझो कहां अटैक है, अटैक यही है, धीरे धीरे अटैक है। कैटेगरी 3 में आज हमारे TA3 भाई हैं, ये लोग लड़ रहे हैं बेचारे, ये अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें आप अपग्रेड करो हमारे स्टेटस को, हमारे उनके साथ लोग जो ज्वाइन किए थे वो आज की डेट में AG1 बने हुए हैं, और वो बेचारे आज भी AG3 हैं। तो ये असमानता को दूर करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? एफसीआई मैनेजमेंट की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वैकेंसी पैदा कर दो, लेकिन आप कोई ऐसा सोल्यूशन तो निकालो जिससे उनके भी तो मानसिक रूप से उनको तैयार कर सको कि वो डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाएं। नहीं करना उसे, क्यों? क्योंकि वो जो एक टकराव है ना, वो तभी तो पैदा होगा कि जब वो एक तरफ से उनको रोकेगा, दूसरी तरफ से यूनियन से लोगों को बाहर भी निकालेगा, तो
तो जो ये एक अंदर यूनियन की Union मजबूती है structure ना, change वो कर- सारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब बात आते हैं आपकी बात पे कि इस पे यूनियन ने स्टैंड क्यों नहीं लिया उस टाइम पर। हमने कोशिश की उनसे जो है संपर्क करने की, जी। तो मुझे ये बताया गया कि वो मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक इशारे में बात कह दूंगा कि वो हमारी यूनियन से नहीं थी, इस वजह से उन्होंने हमको कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी टाइमली। ठीक है, अब उसके बावजूद भी क्योंकि ये मामला गंभीरता की तरफ ले जाता है, मैं एफसीआई मैनेजमेंट की मानसिकता को अगर आप देखें तो वो लगातार कोशिश में है कि यूनियन को कमजोर करे, तो ये हमें डर पैदा करता है कल को हो सकता है कि मैनेजमेंट कोशिश करे इस चीज के ऊपर, लेकिन तैयार तो हम पूरी तरह से हैं उसका जवाब देने के। उसके बावजूद भी हम उस पर नजर रखे हुए थे, और जिस दिन अभी कल की डेट में जब ये केस वहां पे एसएलपी के माध्यम से उसका गया हुआ था, तो हमारा वकील वहां मौजूद था, हमने वहां पे अपने वकील को खड़ा किया हुआ था कि पूरी नजर रखें इस मामले के ऊपर, कि कहीं से भी अगर कोई जो है कोई बात हो रही है तो उस पर एक एक चीज हमें जो है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमें ही पता चला कि उसका जो पक्ष था वो बड़ा कमजोर रखा गया, उसको उस तरह से नहीं रखा गया जैसा कि वो रखना चाहिए था उसे। तो ये दर्द देता है कि अगर फैक्ट्स पे ठीक हैं, अगर हमारे फैक्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो यार यही इसीलिए तो यूनियन है ना। आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, आप उसी लिए यूनियन को आप जो है के संपर्क से जो है जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर हमें एक चूक होती है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां से चूक का मतलब कि फिर आपके तो रास्ते बंद हो गए, आप इंडिविजुअल अपने लिए रास्ता आपने बंद करा लिया। अब आप रिव्यू में जाएंगे तो शायद जो है कल को डिसीजन अगर आपके फेवर में आ गए तो आगे, नहीं तो आप तो कोई रास्ता सारा रास्ता बंद हो गया आपका। तो यहां पर इसकी पेचीदगी को समझना चाहिए था। पक्ष को मजबूत करने के लिए जरूरी था कि आपको एक जो है एक सहारे के साथ जाना चाहिए था। तो फिर भी, लेकिन जो ये मामला है, इस मामले पे हम जो है उस व्यक्ति के साथ हैं, आज भी हम उसके साथ हैं, और हम उससे यही अपील भी करेंगे, अभी हमने मैसेज भी भिजवाया है किसी के माध्यम से कि वो रिव्यू अपना जो है पिटीशन फाइल करें उसके ऊपर, और कोशिश करें कि जो है अगर उनको जरूरत है यूनियन की तो वहां यूनियन उनके लिए खड़ी है, यूनियन खड़ी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर ये लोगों को, क्योंकि अब आज आप लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, अभी 2 दिन पहले हमने एक अपील की हुई है, इसलिए क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में हमें हर लड़ाई को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ रहा है, हर लड़ाई को। जी सर, ये इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन था कि मतलब मल्टीपल एक तरीके से वार हो रहे हैं टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन, टू वीकन द यूनियन और टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एफसीआई। यूनियन आड़े आ रही है तो वो यूनियन को चेंज करना चाह रहे हैं, उसको थ्रेश करना चाह रहे हैं, ऊपर से काट रहे हैं, नीचे से काट रहे हैं, और प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हर तरीके से हैरेस कर रहे हैं। तो ऐसे में जो यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है हमारी, तो इतने मल्टीपल केसेस वो मतलब लीगल वे में उसका रास्ता निकाल रही है। तो क्या मतलब जो पहले प्रोसीजर, जैसे जो यूनियन का और मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर रहता है, कभी टेबल टॉक है, कभी एजिटेशन है, क्योंकि लोगों के मन में है कि इस पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वो स्ट्राइक चाह रहे हैं, या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे वो टेबल टॉक चाह रहे हैं। तो हर जगह लीगल रेमेडीज़, और उसमें भी लीगल में भी कुछ चाह रहे हैं कि ये जो है ट्रिब्यूनल में नहीं चलना चाहिए, इसे डायरेक्ट हाई कोर्ट में चलना चाहिए, ये या हाई कोर्ट में भी ये लखनऊ में नहीं चलना चाहिए, ये दिल्ली में चलना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या मतलब क्वेश्चन? देखो, आपका ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल जायज़ है, और एम्प्लॉय साइड से अगर मैं भी एम्प्लॉय होऊंगा, मुझे नहीं जब पता होंगी चीज़ें, तो मैं भी यही सवाल करूंगा कि अगर हम एजुटेशन करने की कंडीशन में हैं तो हम एजुटेशन क्यों नहीं करते। हमें समझना पड़ेगा कि हम एजुटेशन कब करेंगे, ये इस पर हमें एक जो है ना सोचना चाहिए, हर एम्प्लॉय को सोचना चाहिए, क्योंकि एजुटेशन एकमात्र एक आपका ऐसा हथियार है जो आप सबसे लास्ट में निकालते हैं, जिसके बाद आपके पास कोई जो है हथियार नहीं बचता, और वो एक ऐसा हथियार है जो अचूक होना चाहिए, उसकी अपनी एक जो है एक अगर उसका एक महत्व है, तो उसको फिर ऐसा हथियार होना चाहिए कि अगर वो बाहर आ जाए तो सामने वाले की फिर पैर थरथराने होने चाहिए, थरथराए उसके पैर। अब आज की डेट में मैं आपको फिर ये बता दूं, आश्वस्त कर दूं इस बात के लिए कि बीकेएन के संघ आज भी इस बात के लिए पूरी तरह से अपने आप को एक जो है ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करता है कि आज भी हम अगर एजुटेशन के ऊपर जाते हैं तो एफसीआई मैनेजमेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो तुरंत उस डिमांड के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि फिर टेबल पर क्या होगा, सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि मैं वो चीज को देख करके ही चीजें करूंगा
क्योंकि चीजें तो एक एक लीडर को ही आगे जाकर के चीजों को देखना है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारे सामने सवाल है वो सवाल ये है कि मैनेजमेंट ने किन चीजों को आधार बनाया हुआ है। अगर मैनेजमेंट ने लीगल इश्यूज को पकड़ रखा है जो लीगली हमें कमजोर कर रही हैं, अगर उसने एक इस्टेब्लिश लॉ के ऊपर जो है चीजों को जो है आधार बना लिया, जैसे कि रेगुलेशन 22 सीधे तौर पे देखा जाए तो FR 56 का ही पार्ट है, उसी का एक जो समझ ली इमेज है जो हमारे डिपार्टमेंट में शुरू से चली आ रही है। आप इसके अगेंस्ट में एजिटेशन करते हैं कि हमारा जो है ये प्रोसीजर गलत किया है इन्होंने, आप प्रोसीजर पे सवाल कैसे खड़ा करोगे? क्योंकि प्रोसीजर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है। तो प्रोसीजर के अंदर वो कितना जो है इलीगल है, कितना उसको जो है आर्बिट्रेरली उसको लागू किया गया है डिपार्टमेंट के अंदर, कौन कौन सी कमियां हैं, उसको कौन ठीक कराएगा? उसको फिर न्यायालय ही ठीक करा सकता है, उसको ट्रिब्यूनल ही ठीक करा सकता है। वो ये आप जब जैसे ही मैनेजमेंट के पास जाते हो तो मैनेजमेंट हाथ खड़े करता है, वो कहता है आपकी ये जो डिमांड है ये हम ऐसे पूरी नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो आपको, क्योंकि हमारे पास जो हमने किया है वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश लॉ है, वो एक लॉ है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको वहां पर जो है उसके लिए हमें कह रहा है, तो हम तो वही कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे कह रहा है। तो ये हमारे पैर काटने वाली बात होती है, यानी हम अपने हथियार भी बाहर निकाल दें और उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं आए, यही बात आई। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज, आप कोई भी आप इशू उठा लो इस टाइम का, कोई भी इशू उठा लो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस व्यक्ति का इंडिविजुअल मामला ही उठा लो, जिसको वर्कमैन से सुप्रीम कोर्ट का जो है कल SLP डिसमिस हुई है। अब इस व्यक्ति के लिए अकेले, अभी तो इसको जो है मैनेजमेंट ने वो चीज नहीं छेड़ी है जो उसको नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली अगर उसको जो है हम उसके मामले को उठाएं, एजिटेशन करें, तो FCI मैनेजमेंट तो सीधे यही कहेगा कि तो कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम इसको जो है इंडिविजुअली इसको वर्कमैन कैसे कह सकते हैं, इसके मामले में हम इसको राहत कैसे दे सकते हैं? हमारे हाथ पैर फिर वही बंद गए। तो यानी कि एजिटेशन तभी होगा जब हमको ये रास्ता बने कि कोर्ट का सहारा इन्होंने नहीं ले रखा है, जहां हमको ये लीगली कमजोर कर सकते होंगे वहां मैं अपने हथियार बाहर नहीं निकालूंगा, इनको वहीं लेकर के जाऊंगा जहां के ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तक आपने खुद देखा होगा जहां जहां पे भी ये न्यायालय में हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं वहां वहां इनको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो लखनऊ हाई कोर्ट ले लें, चाहे वो डिप्टी CLC ले लें, चाहे वो आगे जो और केसेस हैं, आप सब केसेस में देखोगे इस चीज को कि इन लोगों ने जहां जहां पे भी यूनियन को इस बात के लिए कोशिश की है कि वो यूनियन कोर्ट में आए या फिर जो है वहां पे आए, वहां हम तैयार है जाने के लिए। और इसीलिए ये जो अपील है, ये अपील इसी वजह से है, हमें अपनी फील्ड की ताकत का पूरा भरोसा है। हम जिस दिन एजिटेशन शुरू करेंगे उस दिन उस डिमांड के ऊपर हम जो है उस टेबल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे जहां तक हम उस बात को उनसे जो है उनके सामने रख सकें। लेकिन उसके ऊपर जो नतीजा है वो कहां से आएगा? नतीजे के लिए तो हमें कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। जो बदलाव हैं, जैसे कि अब आप फॉर एग्जांपल कि 22 है, रेगुलेशन 22 है, रेगुलेशन 22 में दसियों कमियां हैं। टेबल पे आप जाएंगे उसमें से एक सिंगल चीज पे वो कह देगा मैं तो एडवाइजरी जारी कर दे रहा हूं कि इसको ऐसे लागू कर लो, मैं ये कर दे रहा हूं, मैं ये कर दे रहा हूं। बाकी की चीजों को कहेगा कि जो है ये तो उसका पार्ट है, मैं उनको छेड़ नहीं सकते। तो उनको कौन ठीक कराएगा? तो यानी कि आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां के आप सारी की सारी कमियों को एक साथ ठीक करा सके। यही तो आपको लड़ना है ना। आपका मकसद क्या है? अगर आपका मकसद अपनी लड़ाई को सिर्फ अपने नाम को करने है तो फिर आप तो फिर एजुटेशन कर लो और उसमें हार भी जाओ तो ये कह दो कि भाई हमने तो एजुटेशन किया था। लेकिन अगर आपका मकसद अस्तित्व को बचाए रखने का है, लंबी जो है लोगों को जो है सुरक्षित रख करके आगे बढ़ने का है, तो आप वो रास्ता अपनाओगे जहां से लोगों को डैमेज भी ना हो और उनकी सुरक्षा की गई गारंटी भी मिल सके। आज रेगुलेशन 22 के ऊपर जब हमारा जो डिप्टी CLC के सामने केस चल रहा है, उस केस की वजह से उसमें जो पॉइंट्स उड़ गए हैं वो तो मैनेजमेंट के लिए नाक का एक जो है समझिए नाक में जो है उनके चने डाल दिए गए। ये एक स्टेज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब केस जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन से कैटेगरी 3 और 4 अपने आप सुरक्षित हो गया था। उसके ऊपर तो ये गाज गिरनी ही नहीं थी जिस दिन से ये केस वहां कंसलेशन में स्टार्ट हुआ, क्योंकि सेक्शन 33 उनके ऊपर लागू हो चुका है। और अगर मैनेजमेंट ने वहां कोशिश की कि नहीं हम किसी कैटेगरी 3 को भी 22 में निकाल दें, तो फिर उसको फिर उल्लंघन का जो उसके खिलाफ वाद शुरू होगा वो तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर जो अपील है वो अपील इसी के लिए है,
क्योंकि हमें अगर लड़ाई लड़नी है, हमारे पास अगर हथियार, हमको ये पता है कि हमारे नारों में हमारे जो है काम बंद कर देने में पावर है, तो हमारे पास दूसरी तरफ न्यायालय तक जाने के लिए जो हमें जरूरत है उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये अपील इसी वजह से है क्योंकि जो आने वाला समय है वो बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप समझिए कि आप कौन कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो। आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जो अगर आप आज सोचो कि आपने लड़ाई नहीं शुरू की होती तो आज आपका स्ट्रक्चर बदल दिया गया होता। 10,000 12,000 वैकेंसीज को खत्म करने की बात कही गई है, एबॉलिश करने की बात कही गई। आप समझते हो एबॉलिशमेंट क्या होता है? 12,000 वैकेंसीज को एबॉलिश कर दोगे आप, इसका मतलब है कि उन 12,000 एम्प्लॉइज जो सैंक्शन स्ट्रेंथ तो आपकी तभी बनी थी ना, जो काम को देखते हुए। काम बढ़ा है, घटा नहीं है उसके बाद से, कई फोल्ड बढ़ा है, 6 गुना बढ़ गया काम। आपके सैंक्शन स्ट्रेंथ में 12,000 कम कर देंगे तो वर्कलोड किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा। मैनेजर्स की एपीआर को अब ग्रेडिंग कर दी गई है, नंबर्स में कर दिया गया है। और नंबर्स क्यों किया गया है? क्योंकि लगातार टारगेट दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि टारगेट पे हम एक्शन नहीं लेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। एपीआर भरने में तो तुम टारगेट का इस्तेमाल करोगे ही ना, कि इन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया जो हमने इनको कहा था। आप नंबरिंग उसकी कम करोगे, फिर 22/2 तक उसका इंतजार करोगे, उसको 22/2 में उसको नौकरी से निकालने की तैयारी करोगे। ये क्या न्याय है? ये अन्याय हो रहा है खुलकर। इसका विरोध कौन करेगा? अब मैनेजर बेचारा जो है आज अपना विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसको एक डर बैठ गया। जबकि हम उससे लगातार कह रहे हैं कि आप यूनियन का पार्ट कल भी थे, आज भी हो, आपके पास तो कोर्ट खड़ा है। लेकिन फिर भी हम आज अपने हर एम्प्लॉइज को, हम ये चाहे वो कैटेगरी 1 ही क्यों ना हो, वो हमारे पार्ट है, वो हमारा जो है, हमारे शुरू से हमारे लिए जो है एक गार्जियनशिप उनकी रही है हमारे एम्प्लॉइज के लिए। हमारे डिपार्टमेंटल अधिकारियों से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारी अपील में शामिल हों और इस अपील में जो भी हमने डिमांड की है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है इसको जो है हमें आगे लेके जाना है और इतनी मजबूती के साथ आगे हमें बैठना है जिसमें हम कहीं से भी मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े होने में हमें कोई ये हिचकिचाहट ना हो कि हम कैसे उसमें इसको बियर कर पाएंगे इस खर्चे। बस ये हमारा मकसद है। दूसरा, क्योंकि ये अवेयरनेस की बहुत, क्योंकि अभी हमारे पास एम्प्लॉइज 5 से 6,000 एम्प्लॉइज अभी जो है हमारे सामने आ चुके हैं, तो इन एम्प्लॉइज को भी ये पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें उनको मिली हुई हैं भारत सरकार की तरफ से जिनके इस्तेमाल से वो अपनी नौकरी को पूरी तरह से जो है सुगमता के साथ पूरी नौकरी बिता सकते हैं, और कौन ऐसी अथॉरिटी है या कौन ऐसी ताकतें हैं जो उनको जो है मौका देंगी उनको सुरक्षित होने का। तो वो इस चैनल के माध्यम से हम लगातार कोशिश करेंगे उन तक पहुंचाने की। तो ये आप लोगों से दूसरी अपील ये है कि इस चैनल को जहां पे भी देखिएगा वहां इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे लोगों तक बताइए, लोगों को भी बताइए, क्योंकि हमारे पास इतने एम्प्लॉइज हैं कि हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये ताकत आज है तो हमें कल तक इसको बचा के रखना है। धन्यवाद।